आज का टॉपिक है आप लोगों का मोहम्मद बिन कासिम। हेडिंग डाल लीजिए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की एक अच्छी सी कहानी है। उस कहानी को समझ जाओगे तो मोहम्मद बिन कासिम लगभग 50% वैसे ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को अपन किस लिए पढ़ रहे हैं? तो ये प्रारंभिक अरब आक्रमणों में पहला सफल आक्रमण है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण किसने करा, और ऑप्शन में मोहम्मद बिन कासिम दे देगा। तो आप लोग इसको हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ बोलोगे, राइट? तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को सुनना और फिर बताना। मैं बोल रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण करा वो भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था। सफल मुस्लिम आक्रमण, पहला आक्रमण नहीं। इसके पहले कई सारे आक्रमण हुए हैं, पर दिक्कत यह है कि वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो अपने को यह भी जानना पड़ेगा कि इसके पहले कौन कौन से आक्रमण हुए हैं, राइट? सबसे पहला आक्रमण लिखिएगा, उमर खलीफा। (734) पहला आक्रमण कौन कर रहा है? उमर खलीफा कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जानने की है बेटा कि अगर मैं बोल रहा हूं मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर में मुस्लिम आक्रमण कर क्यों रहे हैं, राइट? ऐसे हिंदुओं ने तो कभी आक्रमण नहीं करा किसी देश पर कब्जा करने के लिए। पर कारण क्या था कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो उन्होंने जो विचारधारा थी वो विचारधारा काय की थी? क्षेत्रवाद की थी। उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था कि हमको दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना है, और जितनी भी धरती है वो अल्लाह के नाम पे करनी है। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको वापस काय में लेके आना है? उसको इस्लाम में लेके आना है। ये उनका परम उद्देश्य था। जो इस्लाम को नहीं मानते थे वो उनके लिए क्या होते थे? काफिर होते थे, मतलब जिनसे व्यवहार नहीं रखा जा सकता, राइट? तो इसके लिए उन लोगों ने क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। अगर आपको किसी को मुसलमान बनाना होगा तो उसके क्षेत्र में जाना पड़ेगा, प्यार से तो बनेगा नहीं, उसके लिए आपको जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी, तलवार का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये जो विचारधाराएं थी वो इस्लाम में थी। क्योंकि इस्लाम में विचारधारा है इसलिए वो आगे तो बढ़ेंगे कब्जा करने के लिए। इतनी बात आ रही है समझ में? मतलब यही कारण है इन लोगों के हमला करने का। तो पहला आक्रमण कौन कर रहा है? उमर खलीफा कर रहा है। खलीफा मतलब समझते हो? पहले खलीफा का मतलब जान लो। खलीफा का मतलब होता है पूरे मुसलमानों का हेड। जो जितने भी धरती पे मुस्लिम रहते हैं ना, उनमें जो सबसे मेन होता है उसको क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलीफा बोलेंगे। वो धार्मिक हेड भी है, राजनीतिक हेड भी है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अपने यहाँ पे शंकराचार्य होते हैं जो हिंदुओं के हेड होते हैं। धर्म के मामले में सारे हिंदुओं को उनकी बात माननी होती है। इतनी बात आ रही है समझ में? ऐसे ही मुस्लिमों में कौन होते हैं? कौन होते हैं? खलीफा। पर एक अंतर है शंकराचार्य और खलीफा में। अंतर यह है कि शंकराचार्य जो होता है सिर्फ धर्म का प्रमुख होता है, जबकि खलीफा जो है ना वो धर्म का तो प्रमुख है पर राजनीतिक प्रमुख भी है। मतलब राजा भी वही है, शंकराचार्य भी वही है। इतनी बात आ रही है समझ में बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन है? उमर खलीफा। फर्स्ट आक्रमण किसके टाइम में हो रहा है? उमर खलीफा के टाइम पे हो रहा है। और कहां कर रहा है? वो थाने पे कर रहा है। क्या कर रहा है? थाने। ये कहां पे? महाराष्ट्र में, थाने में। थाने नाम नहीं सुनो? मुंबई के पास में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बस वही थाने है। उस पर पहला आक्रमण हो रहा है। समुद्र के रास्ते आक्रमण हो रहा है, पर ये जो पहला आक्रमण है वो क्या हो जाता है? असफल आक्रमण। मैं आपको अभी जितने भी आक्रमण बताऊंगा उनमें सफल बताऊंगा क्या? नहीं, मैं सारे असफल बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको यह बता सकूं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सफल हुआ तो उसके पहले असफल भी तो हुए हैं। अगर आपसे कोई बोल दे बात करते करते में
कि यार मोहम्मद बिन कासिम आया और भारत पे कब्जा कर लिया और भारत के राजा कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले कई आए थे और असफल होके गए हैं। अपने पास तर्क होना चाहिए। फिर आप 3-4 के नाम बताओगे तो उसको सुनने में मजा आएगा कि यार नॉलेज बहुत है इसमें, राइट। उमर खलीफा ने करा। फिर सेकंड है उस्मान, उस्मान खलीफा। उस्मान खलीफा कर रहा है 744 में। देखो उस्मान के बारे में थोड़ी सी चीज जानना जरूरी है। उस्मान एक बहुत महान खलीफा है। उस्मान खलीफा के समय में इस्लाम का बहुत खतरनाक तरीके से प्रसार हो रहा है। जो बेजेंटाइन एम्पायर है यूरोप, उसको भी उस्मान रोंद के रख देगा। इसकी घोड़ों की टाप है वो आपको यूरोप में सुनाई देगी, मतलब वो यूरोप को रोंद के रख रहा है। वो भारत में आएगा, मैं आपको मैप बना के बताऊंगा। ये गुजरात है, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है अपने, ठीक है। ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान, और ये अफ्रीकी महाद्वीप है। ऐसे ही कुछ दिखता है, राइट। अब समझने की कोशिश करना, उस्मान खलीफा ये जगह, ये सिस्तान है, ये ईरान है, ईरान। और ईरान का जो दक्षिणी तट है उसका जो पश्चिमी भाग है उसको क्या बोलते हैं? सिस्तान, सिस्तान। और इसका जो पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं मकरान। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? ईरान का जो दक्षिणी तट है वो क्या हो गया? सिस्तान। और पूर्वी तट क्या हो गया? मकरान। जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वहां पे कौन सा तट आता है? मकरान। और ईरान की तरफ कौन सा तट आता है? सिस्तान। अब क्या हो रहा है? उस्मान खलीफा बड़ी भारी सेना लेके आया है, खूब लंबी चौड़ी लाखों की सेना, सबके हाथ में इस्लाम का ध्वज है। वो बोल रहे हैं बस खत्म कर देंगे जो सामने आएगा। सिर्फ धरती पर अल्लाह का राज होना चाहिए, उसके अलावा किसी का भी नहीं होना चाहिए। धरती पे सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। वो सेना रोनती हुई आ रही है और काय पे कब्जा करेगी? सिस्तान पे। तो आप लोग लिख लीजिए, उस्मान खलीफा ने काय पे कब्जा कर लिया? सिस्तान। काय पे कब्जा कर लिया है? सिस्तान पर। धीरे धीरे उस्मान खलीफा कहां बढ़ेगा? मकरान। ये भारत है, आ रहा है समझ में? भारत, ये श्रीलंका है। उस्मान खलीफा कहां बढ़ेगा? मकरान के तट पे, मतलब भारत की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। पर उस समय जो मकरान और सिंध के शासक थे उन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग लगा के उस्मान खलीफा के पास में एक दूत भेजा। उनको पता था कि लड़ेंगे तो जीत तो पाएंगे नहीं, बड़ी सी सेना लेके आ रहा है और इसकी जो सेना है उत्साहित भी बहुत है। अभी भी देखा होगा ना आपने, आतंकवादी कितने उत्साहित रहते हैं। कभी सोचने में तो आया होगा फट कैसे जाते हैं यार, खुद ऐसे बम लेके आते हैं खुद ही फट जाते हैं। अपन में इतनी हिम्मत है क्या? तो उस समय कितनी हिम्मत होती होगी, जब शुरुआत हुई होगी तो उस समय कितनी हिम्मत होती होगी। सोचने की बात है ना बेटा। वैसा ही हो रहा है यहां पे। मकरान और जो सिंध का शासक थे उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उस्मान खलीफा को दूत भिजवाया और दूत ने बोला क्या आप कहां जा रहे हो? तो उस्मान खलीफा ने बोला कि मैंने सिस्तान तो जीत लिया, मकरान जीतूंगा। तो दूत ने बोला कि मत जाओ उधर। बोले क्यों मत जाओ? तो उसने बोला कि यहां पे डाकू रहते हैं। कौन रहते हैं? डाकू रहेंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं। डाकू लोग लड़ते हैं क्या? लड़ेंगे नहीं, बस लूट मार करेंगे। वो एकदम आएंगे, लूटेंगे, फिर आप बोलोगे कि कर लो युद्ध, तो भग जाएंगे। लूट मार करके भग जाएंगे, फिर आप जा रहे होगे, फिर रात को आएंगे, फिर लूटेंगे। तो आपको मजा नहीं आएगा उनके साथ में लड़ने में। उसने डाकुओं का भी नाम बताया कि इस क्षेत्र में कौन से डाकू रहते हैं। तो उसने बताया कुर्ग, मेढ़,
संगार, जाट। कौन से डाकू रहते हैं? कुर्ग, मेढ़, संगार और जाट, ये डाकू रहते हैं। बोले लूट मार करेंगे। उस्मान डरने वाला है क्या? उस्मान डरता है क्या? जिसने यूरोप को रोंद रखा है वो डरेगा क्या? इसने बोला मेरे को फर्क नहीं पड़ता, डाकुओं से लूट लेंगे तो कितनी बार लूट लेंगे, किसी दिन पकड़ में आ गए तब मैं इनको बताऊंगा कि क्या होता है लड़ना। फिर उस दूत ने बोला कि ये भी ठीक है, चलो मान लिया, पर एक और भी बात है। उस्मान बोले क्या बात है? तो उस दूत ने बोला कि यहां पे खाने को कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ना खाना है ना पानी है। फिर उस्मान को समझ में आया, यार मैं दुश्मनों से जीत सकता हूं पर नेचर से कैसे जीतूंगा, प्रकृति से कैसे जीतूंगा। तो उस्मान ने क्या करा? उस्मान ने बोला कि यार इधर जाने की जगह तो यूरोप में फिर चलते हैं। फिर इसने सारा गुस्सा कहां उतारा? यूरोप के बेजेंटाइन एम्पायर पे उतारा। इस समय इनकी समझदारी ने किसको बचा लिया? मकरान के तट को बचा लिया। नेक्स्ट आक्रमण हो रहा है बेटा, नेक्स्ट आक्रमण कर रहा है अल हरीसी। अल हरीसी, और ये कर रहा है 749 में कर रहा है, शायद ये 759 में। और अगला है अल मुहल्लब। मुहल्लब ये कर रहा है 765 में। ये दोनों के जो आक्रमण हैं ये दोनों ही मारे जाएंगे। इस समय जो शासक है भारत में वो कौन है? गुर्जर प्रतिहार शासक है। कौन से शासक हैं बेटा? बोलोगे तो याद रहेगा, टंग पे आएगा तो याद रहेगा, सिर्फ लिखने से याद नहीं होगा। कौन से शासक हैं अभी यहाँ पे? गुर्जर प्रतिहार शासक। और गुर्जर प्रतिहार शासक बहुत नफरत करते थे इस्लाम से, मुसलमानों से। एक गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ मिहिर भोज। उसको तो बोलते ही हैं कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब बुक लिखी ना मुस्लिम स्कॉलर्स ने तो उन्होंने बताया है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उन्होंने बताया कि कौन है? मिहिर भोज है। कौन है? उसको बोलते अरबों का संहारक। उसने उपाधि कौन सी धारण करी है? अरबों का संहारक, जिसने अरबों को बहुत तरीके से मारा हो। ऐसे शासक थे। उन्होंने इन दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। मतलब अभी तक कितने आक्रमण हो चुके हैं भारत पे? 4 आक्रमण। 5वां आक्रमण देखना, इब्न अल हरी वहिब्त, यह कर रहा है 706 में, 705 में। इब्न अल हरी वहिब्त। और इसके समय ये जो मकरान का तट है इस पे कब्जा हो जाएगा। मकरान पर विजय, पर विजय। इतनी बात समझ में आई? ये पूरी कहानी समझ में आ गई? मेरे बताने का कारण समझ में आया कि मैंने ये क्यों बताए हैं आप लोग? अगर कभी कोई आपसे पूछे या बोले कि यार मोहम्मद बिन कासिम आया और आके सीधे सीधे भारत पे कब्जा कर लिया, इस्लामिक सत्ता की स्थापना कर ली, तो आप लोग बताओगे कि ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 5 बार आक्रमण हुए हैं जो असफल हुए हैं, भारत तक नहीं पहुंच पाए हैं। 5 बार आक्रमण अभी तक पहुंच पाए हैं कि भारत में नहीं पहुंच पाए। अभी ये लोग कहां पे सीमित है? ईरान और कुछ कुछ बलूचिस्तान तक सीमित हैं, भारत में अभी तक नहीं पहुंचे हैं बेटा। तो अपने पास में एग्जाम्पल है ये 5। आई बात समझ में? मिटा दो इसको। अब कहानी समझना, मोहम्मद बिन कासिम पिक्चर में कैसे आ रहा है लिखना है। फोटो ले लो बेटा इसका। आराम से इसका फोटो ले लो। मिटा दूं?
खलीफा का मतलब समझ गए हो बेटा? खलीफा का मतलब समझ गए हो? मैप समझ में आ रहा है? ये अफ्रीका है, इतनी बात आ गई समझ में? मैप अच्छे समझ में आ रहा है ना? देखो अब बात को समझने की कोशिश करना। ये कौन सा देश है? ईरान। ये क्या है? ये सिंध है। ये क्या है? ये सिंध का एरिया है। पहले सिंध बहुत बड़ा था। अभी जो सिंध आप देखते हो ना, पाकिस्तान का राज्य है, वो बहुत छोटा है। पहले सिंध बहुत बड़ा हुआ करता था। ये क्या है? सिंध है, सिंध। और यहां का राजा का नाम क्या है? दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। ये श्रीलंका है। यहां पर कहीं पर क्या है? मिस्र है। क्या है? मिस्र है। और मैंने आप लोगों को अभी खलीफा का बताया था। खलीफा कौन होता है? मुसलमानों का हेड, या क्या होता है? सबसे प्रमुख होता है। अभी खलीफा कहां रह रहा है? मिस्र में। उसका नाम क्या है? वाहिद या वाजिद? वाहिद, वाहिद या वाजिद, ये खलीफा का नाम है, वाहिद या वाजिद। रहता कहां है? बेटा जितना टंग पे लेके आओगे ना, उतनी जल्दी याद होगा। इस चीज का ध्यान रखना है ना। और एनर्जी रखो खुद में, ऐसे ढीले ढीले नहीं रहना। कहां पे रहता है खलीफा? मिस्र में। यहां ईरान में जब इनने कब्जा करा, तो ईरान में किसी ना किसी गवर्नर को तो बिठाएगा, या मुख्यमंत्री को तो बिठाएगा। तो यहां जो गवर्नर है ना, उसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज। मैंने इसको जहाज से याद रखा था, जहाज, अल हज्जाज, है ना। तो इसका क्या नाम है आके गवर्नर का? अल हज्जाज। इतनी बात आ रही है बेटा समझ में? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? ये मकरान है ना। मकरान के अंदर अभी यहां का जो गवर्नर है ना, मोहम्मद हारुल है। कौन है? मोहम्मद हारुल। मोहम्मद हारुल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो तो बेटा खुल के पूछना। कोई डाउट है? नहीं है? अब देखो हो क्या रहा है। ये अल हज्जाज है। सपोज मानो कि मैं नीमच से आया था, मैंने नीमच से आके मंदसौर पे कब्जा करा या दलोदा पे कब्जा करा। दलोदा पे कब्जा करने के बाद में मैंने तुम में से किसी को दलोदा पूरा सौंप दिया। क्या तो दलोदा किसका है? तुम्हारा। इस स्कूल सहित, इस कॉलेज सहित दलोदा किसका है? खुश हो? खुशी तो होगी। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरे को गिफ्ट दोगे कि नहीं दोगे? इसने मना करा कि नहीं देंगे, तो मैं इसको रखूंगा कि गवर्नर यहाँ पे हटा दूंगा। जा तू, अच्छी नहीं गिफ्ट नहीं दे रही, इसको बना दूंगा। बेटा तू समझदार है, तू गिफ्ट देगा। मैं बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो मिलता रहे, तभी तो बनाऊंगा। वरना मेरे को थोड़ी मजा आ रहा है कि हाँ मैं खुद इतनी मेहनत करूं दलोदा जीत के और तुमको ऐसे ही दे दूं। कुछ मेरे को मिले उसके बदले दूंगा ना। अल हज्जाज को भी वाहिद ने अनुमति दे रखी है कि चल तू यहां शासन कर। तो अल हज्जाज ने बोला कि ठीक है सर, आपके लिए गिफ्ट भिजवा रहा हूं। और गिफ्ट कहां से आ रहा है? तो गिफ्ट कहां से आ रहा है? श्रीलंका से आ रहा है। कहां से? श्रीलंका से एक बड़ा सा जहाज है, बहुत बड़ा जहाज है, जहां से गिफ्ट आ रहे हैं। और इस जहाज में क्या क्या है? तो नाव सरी का लग रहा है ना। और मान लो इसको कि जहाज है। इस जहाज में कई सारी चीजें। एक तो मोती है यहाँ पे। क्या है? मोती। पद्मावती मूवी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। उसमें भी मोती ढूंढने के लिए जाता है वो श्रीलंका। तो क्या है यहाँ पे? एक तो मोती है, दूसरा कई तरह के जवाहरात हैं, पर सबसे मेन क्या है? यहां पर नाबालिग लड़कियां हैं। क्या है? नाबालिग लड़कियां। ये लिख लेना, मेन झगड़े का कारण यही है। श्रीलंका से एक जहाज जा रहा है ना, जिसमें कौन है? हीरे जवाहरात है प्लस नाबालिग लड़कियां हैं।
वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले ईरान में, और ईरान से थोड़ा और सामान भरेगा कौन? मोहम्मद अल हज्जाज। और फिर कहाँ जाएगा? धीरे धीरे मिस्र में खलीफा के पास में। कहानी को समझना क्या हो रहा है। श्रीलंका से जहाज किसने मंगवाया है? अल हज्जाज ने। और देना किसको है सारे गिफ्ट? वाहिद या वाजिद खलीफा को। ये कौन है? खलीफा है, ध्यान रखना, ये खलीफा है, खलीफा। और इसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं। जो वाहिद है उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। समझने की कोशिश करो, वाहिद ने वादा करा है कि अल हज्जाज उसके लिए मोतियों की माला मंगवा रहा है। तो उसकी पत्नी रोज बोलती होगी कि कब आएगी माला, आप तो लाए नहीं अभी तक, बोलती होगी ना। तो वाहिद अभी तक इंतजार कर रहा है कि कब आए कब आए। और इस बीच में जहाज जब सिंध के तट पर आएगा, यहां से ऐसे होके जाएगा, ऐसे ऐसे होके जाएगा। तो जब सिंध के तट पे आएगा, तब यहां पे मैंने आपको बताया था डाकू रहते हैं, नाम बताए थे, कुर्ग, मेढ़, संघार, जाट। ये लिख लेना बेटा, क्वेश्चन में आया है। कुर्ग, मेढ़, संघार और जाट। इनको पता चला कि माल आ रहा है, तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने उसको समुद्र में ही लूट लिया। क्या करा है? समुद्र में ही लूट लिया है। कहां पे लूटा है? यहां पे लूटा है, सिंध के तट पर लूटा है। इतनी बात बेटा ये समझ में कहानी है। जब सिंध के तट पे लूटा जाएगा तो सबसे ज्यादा कौन डरेगा? किसको डरना चाहिए? अगर तुमने मेरे से वादा करा कि गिफ्ट दोगे और मेरी पत्नी इंतजार कर रही है कि क्या हो गया, दरोदा के बच्चों ने गिफ्ट नहीं भिजवाया, तो डरने की जरूरत किसको है? मैं गुस्सा किस पे उतारूंगा? मेरी पत्नी से डर रहा हूं, पर तुमको किससे डरना चाहिए? मैं सजा तो दूंगा, नहीं मिली तो, राइट? वाहिद सजा देगा कि नहीं देगा इसको, अल हज्जाज को, अगर नहीं मिला गिफ्ट तो? वाहिद बार बार फोन लगा रहा है कि यार मेरी पत्नी रोज लड़ रही है, मोतियों की माला नहीं आई है अभी तक, और वो छोटी छोटी लड़कियां कहां हैं जिनका इंतजार मैं खुद कर रहा हूं, इसलिए तो मंगवाई होगी। अल हज्जाज का दिमाग खराब हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं निकल पा रहा है। तो अल हज्जाज किससे बोलेगा? तो अल हज्जाज ने दाहिर से बोला। और दाहिर कौन है? सिंध का राजा है। एक चीज और बताना चाहता हूं दाहिर के बारे में, कि दाहिर ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। ऐसे कोई जाति नहीं बता रहा है ना, इसके कारण बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों ब्राह्मण बताया है आप लोगों को। दाहिर कौन है? ब्राह्मण है, सिंध का राजा है। अल हज्जाज ने दाहिर को बोला कि दाहिर साहब, ऐसा है कि यार जहाज जा रहा था खलीफा के पास में, और आपके यहां पे, आपके तट पे क्या करा है? लूट लिया है, तो जहाज दिलवा दो यार। दाहिर ने बोला कि मैंने लुटेरे थोड़ी पाल रखे हैं क्या? वो तुम्हारा सामान लूट रहे हैं, वो हमारा सामान भी लूटते हैं, हम खुद नहीं रोक पाते, हम तो खुद परेशान हैं, क्या करें? अब दिमाग खराब हुआ अल हज्जाज का। बोले कि कुछ तो करना है, राइट? दिमाग खराब तो होगा ना, काम नहीं हो पाया इसका। अब ये तो घबरा रहा है कि तलवार किसके गर्दन पे आएगी? तो अल हज्जाज की ही आएगी। मतलब तो इससे ही था, दाहिर से थोड़ी था। तो अब ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि बस अब गर्दन काट दूंगा। किसकी? दाहिर की। किसी पे तो गुस्सा उतारना पड़ेगा। इसने वाहिद को बोला, सीधे सीधे जा तो सकता नहीं उसके सामने, वरना वो तो ये बोलेगा कि लड़कियां कहां हैं, लड़कियां कहां हैं। तो अल हज्जाज वाहिद को बोलता है कि देखो ऐसा रहा कि सिंध में इनने लूट लिया, और हिंदू है इसलिए इसने लूट लिया, इसको शर्म भी नहीं आई, और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो वाहिद ने बोला तेरे को शर्म नहीं आ रही है क्या? तू क्या चाहता है? तो बोले कि मैं तो चाहता हूं कि अभी खत्म कर दूं इसको, दाहिर को। बोले मेरे इंतजार कर रहा है क्या? तेरे को शर्म नहीं आई? कर खत्म फटाफट। तो अब क्या करेगा? अल हज्जाज आक्रमण करेगा। किस पे? दाहिर पे। सन क्या है? 711। दो तरफ से सेना आ रही है बेटा। एक कहां से आ रही है?
एक थल के रास्ते आ रही है और एक जल के रास्ते आ रही है। जो थल से सेना लेके आ रहा है ना, उसका नाम है अब्दुल्ला उबैदुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला या उबैदुल्ला। और जो जल से सेना आ रही है ना, उसका नाम बर्दुल या बुदेल। अच्छा, मैं ये जो बताता हूं ना, या ये वो इसलिए है बेटा कि मैंने आप लोगों को कॉन्स्टेंटिनोपल का एग्जाम्पल बता रखा है ना। एक शहर है टर्की में, उसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, पर भारतीयों ने उसको क्या बोला, कुस्तुनतुनिया। तो कभी कंपटीशन के एग्जाम में अगर कॉन्स्टेंटिनोपल ना आए और कुस्तुनतुनिया आ जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ने तो कॉन्स्टेंटिनोपल पढ़ाया था, ने कुस्तुनतुनिया लिखा हुआ आ गया। तो क्योंकि अपन उनके जैसे बोल नहीं पाते हैं, वो अपने जैसे नहीं बोल पाते हैं। और उनको बोलो कि मेरा नाम रत्नेश है, तो वो रत्नेश बोलेंगे, रत्नेश अलग बोलेंगे ना थोड़ा सा, राइट? क्या लगा था बेटा? आ रही बात समझ में? इसलिए मैं आपको दो नाम लिखवा रहा हूं, है ना। अब्दुल्ला भी लिखा है, उबैदुल्ला भी लिखा है, और यहां बर्दुल भी लिख सकते हो, बुदेल भी लिख सकते हो। बुदेल, इसको पूरा मत लगा, इसको अटका नहीं सकते हैं क्या? चलो छोड़। बर्दुल या बुदेल, इतनी बात आई समझ में? इन्होंने आक्रमण करा अल हज्जाज के कहने पे, और ये दोनों हार गए, दोनों हार गए। अब किसको डरने की जरूरत है वापस से? किसको डरने की जरूरत है? एक साथ में बताओ बेटा, किसको डरने की जरूरत है? अल हज्जाज को। अब अल हज्जाज फिर से घबरा रहा है। अल हज्जाज सोच रहा है कि अब तो मेरी गर्दन गई, क्या करूंगा? तो इसके भाई का लड़का, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं? क्या? बर्दुल या बुदेल, अब्दुल्ला या उबैदुल्ला। जो जमीन से आ रहा है उसका क्या नाम है? अब्दुल्ला या उबैदुल्ला। इसका फोटो चाहो तो ले लो अभी। बर्दुल या बुदेल, जो जल के रास्ते आ रहा था उसका क्या नाम है? बर्दुल या बुदेल। और जो ऊपर से आ रहा था उसका क्या नाम था? अब्दुल्ला या उबैदुल्ला। अब अल हज्जाज को जरूरत है फिर से हमला करने की। अल हज्जाज का एक भतीजा है, भतीजा मतलब भाई का लड़का, भाई का लड़का भी है, प्लस उसका जमाई भी है। होता है ऐसा, है ना, इस्लाम में हो सकता है ऐसा कि भाई का लड़का भी है और उसका जमाई भी है, मतलब उसकी बेटी का पति भी है। और उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, कासिम, ये कौन है? एक तो जमाई भी है और क्या है? भतीजा भी है। जमाई और भतीजा, किसका जमाई और भतीजा है? तो किसका है? मजे की बात यह है कि देखो, अपन किसी से कितनी भी नफरत करें, पर मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास में अगर किसी सीख सको तो बिल्कुल सीखना चाहिए, चाहे दुश्मन हो, कितना ही बुरा हो। तो इस आदमी से भी सीखने की जरूरत है हमको। आप लोग कितने साल के हो? लगभग सब 20 प्लस हो, 18 प्लस हो, 18 से सब बड़े हो। ये सिर्फ 17 साल का है। कितने साल का है? मतलब कितनी छोटी आयु में ये जीतेगा। अभी तक जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो ये करके दिखाएगा। सिर्फ कितनी उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में। तो सीखने लायक बात है बेटा, हमको सीखना चाहिए। इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनमें से एक बात ये भी है, ये आ रहा है सेना लेके, समझने की कोशिश करना। इसको पता है कि अपने से पहले वाले हारे हैं, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ में आएगा
और पूरी तैयारी में इसके साथ में क्या क्या है, तो 3000 ऊंट, 3000 ऊंट लेके आ रहा है, 3000 घोड़े लेके आ रहा है, 5000 पैदल सेना लेके आ रहा है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहानी सुनते जाओ, ये आपको सब मिल जाएगा। वीडियो मैं डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से उतार लेना, रिवीजन कर लेना आप लोग। अभी सिर्फ समझो चीज को। आईएमपी होगा तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आईएमपी क्या है आप लोगों के लिए। ये 3 चीजें आपके लोगों के लिए बिल्कुल भी आईएमपी नहीं है, कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेंगे कितना क्या लेके आए, पर वो 2 तरह के हथियार लेके आ रहा है, वो आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। पहले हथियार का नाम है मंजानिक या मैग्नन। मंजानिक या मैग्नन। दूसरे हथियार का नाम है माफचा। ये 2 हथियार लेकर आ रहा है, मंजानिक या मैग्नन, और दूसरे का नाम क्या है, माफचा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में आया था कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आएगा तो कौन से 2 नए हथियार लेके आया था, और ये छोटे छोटे हथियार नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों मिला के कितने लेके आया था, तो बस 5 लेके आया था। ये कितने लेके आया था, 5, पर एक एक इतने बड़े बड़े थे कि उनको जमीन से ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो कैसे लेके आया था, समुद्र से लेके आया था। और जब समुद्र से लेके आया है तो एक एक पैसा बोला जाता है कि एक एक को चलाने के लिए 2500 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है, तो एक हथियार नहीं था जो पत्थर फेंक रहा था, हाँ वैसा चित्तौड़गढ़ पे भी आक्रमण का जो वीडियो, वो जो था हथियार, ऐसे घूम के आता था और पत्थर फेंकता था, राइट। ये वही हथियार जो किलों को तोड़ने में यूज होता है। इतनी बात आ रही है समझ में, बोलो यहां तक कोई डाउट है? और क्या कर रहा है ये तो ही सही। मोहम्मद हारुल जिसका मकरान पे राज है, वो भी मुस्लिम है, उसको पता है कि मुस्लिम सेना आ रही है, राइट। ये भी हेल्प में आ जाएगा, प्लस मोहम्मद हारुल की सेना, मोहम्मद हारुल, इसकी सेना, मोहम्मद हारुल की सेना भी आ रही है साथ में। हाँ इसको हटका दे, बस पूरा मत करो। मोहम्मद हारुल, यहां तक कोई डाउट है? चीजें समझ में आ गई बेटा, पूरी पिक्चर समझ में आ गई? कुछ भी नहीं है। अल हज्जाज को गिफ्ट देना था वाहिद को, गिफ्ट में क्या था, लड़कियां थी और कुछ गहने थे, और गिफ्ट कहां से जाना था, श्रीलंका से जाना था, और बीच में सिंध के लुटेरे लूट लेते हैं। अल हज्जाज गवर्नर दाहिर को बोलता है कि हमको वापस से लौटवा दो जो लूटा है। तो दाहिर क्या बोलता है कि जो ये कुर्ग, मेड़, संघार, जाट हैं, जो लुटेरे हैं, वो हमारी भी चीजें लूट लेते हैं, तो हम कैसे दे दें? हमारी पहचान थोड़ी क्या है कि भैया हमारी राजाओं में और मेरे लुटेरों से पहचान है। तो अल हज्जाज बुरा मानता है, बोले कि कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। उसके बदले आक्रमण करेगा। पहला आक्रमण करेगा 711 में। किस किस को भेजेगा, तो जो थल से भेज रहा है उसमें अब्दुल्ला या उबैदुल्ला को भेजेगा। जो जल से सेना भेज रहा है उसमें किसको भेजेगा, तो उसमें भेजेगा बर्दुल या बुदेल को। इतनी बातें क्लियर है? पहले आक्रमण असफल हो गया, दूसरे आक्रमण में अपने किसको भेज रहा है, भतीजा या जमाई को। और वो क्या क्या लेके आ रहा है, ये सब चीजें लेके आ रहा है। इसमें 2 चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी, मंजानिक या मैग्नन हथियार है, दूसरा माफचा हथियार है। और मोहम्मद हारुल खुद एक मुसलमान है जिसका मकरान पे शासन है, तो वो क्या बोलेगा कि अगर आप हिंदू राज्य पे आक्रमण करने के लिए जा रहे हो तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो वो भी अपनी सेना भेज रहा है। अब हमको आक्रमण देखना है कि सिंध पर कैसे आक्रमण हो रहे हैं। ये जो सिंध है, मैं इसका बड़ा रूप यहां पर बना रहा हूं, है ना, आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है,
यहां से सेना आ रही है, पहला आक्रमण यहां होगा। एक चीज आप बताओ मेरे को कि जब आपका भाई या बहन घर में धमाले करते हो, अति कर देते हो, मम्मी अति परेशान हो जाती है, तो मम्मी किसको ज्यादा मारती है, भाई को या बहन को? मतलब अगर पहले भाई आया मम्मी के सामने तो भाई को ज्यादा मारेगी कि बाद में जो आएगा उसको ज्यादा मारेगी? जो पहले आ जाएगा उसको मारेगी। मैंने अगर आप लोगों को बोला होमवर्क करके लेके आओ और तुम सब लाइन में आ रहे हो, तो मैं पहले वाले को तो डांट दूंगा कि तुमको क्या शर्म नहीं आती, ये वो। सेकंड वाला आएगा तो उसको थोड़ा कम डांटूंगा, थर्ड वाला आएगा तो ठीक है बेटा बैठ जा, फोर्थ वाला आएगा तो बेटा कैसा है तू, भले किसने भी नहीं करा हो, सारा गुस्सा उतर गया ना मेरा। घर में भी ऐसे होता है, मम्मी पहले को तो बहुत बुरा पीट देती है, सेकंड नंबर वाले को डांटती है, थर्ड वाले को पूछती है बेटा इतनी देर हो गई खाना खाएगा? दो ही है, हम तीन है ना। तुम दो पर बेटा हम तीन है। सबसे पहले मार पड़ेगी फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे भी सबसे पहला आक्रमण हो रहा है, मोस्ट आईएमपी आक्रमण है बेटा आप लोगों के लिए। देवल या दाभोल, क्या लिखोगे? देवल या दाभोल, यह आपके लिए मोस्ट आईएमपी आक्रमण है। सबसे पहला आक्रमण हो रहा है सिंध पे। आप लोग सुनते रहो, बस कहानी है, सुनते रहो। इसको देख के आप लोग आराम से बना लेना नोट्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देवल या दाभोल पे पहला आक्रमण हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को कि जो सबसे पहला आएगा सबसे ज्यादा मार खाएगा। यहां 3 दिन इन्होंने कत्लेआम करा है। देवल या दाभोल में 3 दिन कत्लेआम हो रहा है। कत्लेआम, जो दिखा उसको मार दिया, जो दिखा, बूढ़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कोई बुजुर्ग हुआ, कोई महिलाएं हुई, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। 3 दिन तक कत्लेआम करा। पर ये आप लोगों के लिए आईएमपी नहीं है। जो दूसरी चीज है वो आप लोगों के लिए आईएमपी। यहां पर पहली बार भारत में जजिया लग रहा है। क्या लग रहा है? जजिया कर, क्या लग रहा है? जजिया लगा रहा है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में कि पहली बार भारत में जजिया कर कहां लगाया गया? तो आप लोग क्या बताओगे? देवल या दाभोल में। और राज्य का नाम पूछे तो राज्य का नाम कौन सा है? कौन सा राज्य है? सिंध। देखो जो नॉर्मल एग्जाम आती है ना, जैसे पुलिस की हुई, एसएससी की हुई, जिनमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री आता है, आर्मी की हुई, इनमें आपसे राज्य का नाम पूछेगा, ऑप्शन में राज्य देगा सिंध। पर एमपीपीएससी, यूपीएससी या नेट की एग्जाम, यहां पे आपसे शहरों के नाम बताएगा वो, और आपको उसमें से एक शहर चूज करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? देवल या दाभोल। जजिया कर के बारे में थोड़ा सा जान लो। जजिया, कि जजिया टैक्स होता क्या है, यह आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट आईएमपी की जजिया टैक्स क्या होता है। तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करना। इस्लाम तो ये कहता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको रहने का अधिकार नहीं है, आप रह नहीं सकते हो, या तो आप मुसलमान बन जाओ या आप रहो मत, चले जाओ या मर जाओ, है ना। आप नॉन मुस्लिमों के साथ में रह नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते हो। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, मतलब जहां मुसलमान देश है ना उसको दारुल इस्लाम बोलते हैं, जहां दूसरे धर्मों का शासन है उसको दारुल हर्ब बोलते हैं। और दारुल हर्ब में कोई मुसलमान रह नहीं सकता, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं वहां रहना, राइट। तो अभी ये क्या है? दारुल हर्ब है, यहां रहना पॉसिबल नहीं है। इनको अब इनने कब्जा करा है तो उसको दारुल इस्लाम बनाया है। पर आप खुद सोचो, ये तो सिर्फ सेना लेके आए हैं, अगर इन्होंने एक एक आदमी को मार दिया तो ये खुद भी रह पाएंगे क्या? खेती कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? राइट। आवागमन के साधनों को कौन संभालेगा? सफाई कौन करेगा? मतलब यहां के लोगों को जिंदा भी रखना है, और यहाँ के लोगों ने तो बोल दिया बोले मार दो पर मुसलमान नहीं बनेंगे, साफ बात है। तो इसमें बीच का रास्ता निकाला है, और बीच का रास्ता क्या है बेटा? तो बीच का रास्ता जजिया है। जजिया में क्या होगा? जो भी नॉन मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको जजिया देना पड़ेगा। जजिया क्या है? टैक्स है, पैसा, जो किन पे लगता है? नॉन मुस्लिमों पे। ये क्या है? कर है। क्या है? कर है।
जो किन पे लिया जाता है? गैर मुसलमानों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। इनसे लिया जाता है, गैर मुसलमानों से ले रहे हैं, मुसलमानों से नहीं लेते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिमों से लेते हैं। पर यहां पे जो जजिया लग रहा है वो पूरा जजिया नहीं है, पूरा जजिया फिरोज शाह तुगलक लगाएगा। इसने कुछ लोगों को छूट दी है, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ लोगों को छूट दी है। किस किस को दी है? तो पहला ब्राह्मणों को दी है कि ब्राह्मणों से जजिया नहीं लेंगे। यह भी पूछा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल में जजिया टैक्स लगाया तो किस किस को छोड़ दिया? तो आप लोग क्या बताओगे? पहला कौन है? ब्राह्मण, दूसरे अपाहिज, अपाहिजों से भी नहीं लिया, तीसरी स्त्रियों से नहीं लिया है। ये लोग हैं जिनसे जजिया नहीं लिया गया, बाकी सबको जजिया देना पड़ता था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जजिया किसको देना पड़ता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कि गैर मुस्लिमों को देना पड़ता है। मतलब जो मुसलमान बैठा हुआ है उसको नहीं देना पड़ेगा, जो गैर मुस्लिम, ईसाई हुआ, हिंदू हुआ, सिख हुआ, बौद्ध, जो भी हुए, उन सबको क्या देना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। जजिया आ गया बेटा समझ में? ये बहुत मोस्ट आईएमपी है। ये पहला कहां पे लग रहा है? तो देवल या दाभोल में लग रहा है। फिर सेकंड आक्रमण करा इसने, उस जगह का नाम है निरुन। क्या नाम है? निरुल या निरुन, इसको निरुन लिख लेना। अब एक और चीज समझो, निरुल में बौद्ध लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? बौद्ध। इसको इधर बनाऊं क्या? बीच में है ना, आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना? आ रहा है यहाँ पे? तो देखो समझने की कोशिश करो, सेकंड आक्रमण का हो रहा है निरुन में। निरुन में ज्यादातर कौन लोग रहते हैं? बौद्ध, बौद्ध लोग रहते हैं। और ये बौद्ध लोग हैं वो ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते हैं। और दाहिर कहां का राजा है? सिंध का। और दाहिर कौन है? ब्राह्मण। निरुन के लोग ब्राह्मणों को पसंद करेंगे? नहीं। दाहिर को पसंद करेंगे? नहीं। तो ये किसका साथ देंगे? मोहम्मद बिन कासिम का। तो जब तुम लोगों ने साथ दिया है तो तुम लोगों का ये बिगाड़ेगा क्या कुछ? बौद्धों का कुछ बिगाड़ेगा? तो निरुन में यही लिख लो कि यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं हुआ, बस आक्रमण हुआ, जीते। यहाँ पे कोई कत्लेआम नहीं हुआ, निरुन में कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कोई कत्लेआम नहीं, नहीं। अगला आक्रमण हो रहा है, ये जगह सेवान। क्या नाम है? सेवान। कौन सी जगह है? सेवान। यहां पे दाहिर का भाई था, और दाहिर के भाई का नाम क्या था? बजहरा। क्या नाम था? बजहरा। ये दाहिर का भाई था, ये मारा जाएगा। तो दाहिर का भाई कहां मारा गया था? तो आप लोग क्या बताओगे? सेवान में। कहां पर? सेवान में। फिर आगे चलो, एक जगह है रावर। कौन सी जगह है? रावर। यहां पर दाहिर मारा जाएगा। दाहिर लड़ता हुआ मारा गया, दाहिर मारा गया। जो राजा है वो कहां मारा जाएगा? तो आप लोग क्या बताओगे? रावर में। खूब वीरता से लड़ा, पर इसने एक बहुत बड़ी गलती करी है। वो गलती आप लोगों को समझ में आ रही है? देखो बेटा, आक्रमण यहां से चालू हुआ है, ये चौथे नंबर पर खड़ा हुआ है। तो खुद सोचो, अगर दुश्मन सेना जीतती हुई आ रही है तो जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। क्योंकि यार वो जीतते हुए आ रहे हैं तो अपने वाले सैनिक पहले ही घबरा जाएंगे कि यार ये तो जीत रहे हैं, अब हमको मार देंगे। तो इनकी सेना में उत्साह खत्म हो गया था, इसलिए फिर भी लड़े, खूब वीर गति को प्राप्त हुई, पर क्या हुआ? हार गए। दाहिर यहां मारा गया। दाहिर जब मरा तो इसकी पत्नी है, उसका नाम है रानी देवी। क्या नाम है? रानी देवी। रानी देवी ये खुद तलवार उठाएगी और लड़ेगी, और खुद भी वीर गति को
प्राप्त हो जाएगी। रानी देवी स्वयं युद्ध में भाग लिया, युद्ध में भाग लिया। क्या हो गया बेटा? अभी बैठ जाओ बेटा, अभी टाइम है ना, क्लास खत्म होगी फिर। वैसे मैंने ग्रुप में डाला नहीं था, है ना? अच्छा ऐसा है, बैठ जाओ, है ना? इनकी क्लास हो जाए फिर लेता हूं तुम लोगों का सीसी। यहां तक आ गया समझ में? आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लाइन से कैसे आक्रमण हो रहे हैं। थोड़ा सा बीच में बना देते हैं वो अपन सिंध को। देखो आगे क्या हो रहा है। ये सिंध है, 4 जगह जीत ली है। 5वीं जगह, इस जगह का नाम ब्राह्मणाबाद। क्या है? ब्राह्मणाबाद। जगह का नाम क्या है? ब्राह्मणाबाद। यहां पे दाहिर की पूरी फैमिली रहती थी। ब्राह्मणाबाद में दाहिर की पूरी फैमिली रहती है। जैसे इसके बेटे को पता चला कि काका जी मर गए हैं, पापा भी शांत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते, तो इसका बेटा था जय सिंह, वो आक्रमण होने से पहले ही मुसलमान बन गया। बोला कि यार ये आएंगे, आके मुसलमान बनाएंगे, इससे तो मैं पहले ही मुसलमान बन जाता हूं, मेरे कुछ करेंगे ही नहीं। तो पुत्र जय सिंह मुस्लिम बना। पुत्र जय सिंह क्या हो गया है? मुस्लिम बन गया है। पहला काम। दूसरी, इसकी एक और पत्नी थी लाडो देवी। नाम क्या है? लाडो देवी। मैं आप लोगों से पूछूंगा थोड़ी देर बाद, आप लोग चीज को याद रखना। मैं भी जो चीज बताऊंगा ना, जस्ट थोड़ी देर बाद में पूछूंगा आपसे, 10-15 मिनट के बीच में। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखना। पत्नी का नाम है लाडो देवी। इस लाडो देवी की 2 बेटियां हैं। एक का नाम है सूर्यामल और दूसरी का नाम है परिमल। दूसरी का नाम है परिमल। ये सूर्यामल और जो परिमल है वो बहुत आईएमपी है आप लोगों के लिए। इस चीज को याद रखना, दोनों के नाम याद रख लोगे। मैंने एक को सूरज से याद रखा था, दूसरे को परमल से याद रखा था। तो सूरज की धूप में बैठ के अपन क्या कर रहे हैं? परमल खा रहे हैं, सेव परमल। तो सूर्यामल और परिमल याद रह जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद पूछने वाला हूं मैं इनके बारे में। पहले इसको बजाने देते हैं। आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये लाडो देवी को बंदी बना लेगा और सूर्यामल और परिमल के साथ में क्या करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये छोटी छोटी लड़कियां ध्यान रखना। एक 9 साल की है, शायद एक 6 साल की है, 11 साल की है। बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। आगे कुछ और जगह है, आरोर, सिक्का और मुल्तान। ये क्या है? आरोर। ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि ये क्या है? राजधानी है सिंध की। बोलो बेटा। राजधानी। हाँ 6 तो क्या और क्या? इसके पहले 5 बता दिए ना मैंने। तो ये 6ठा आक्रमण है। 7वां आक्रमण कहां पे करेगा? आरोर पे। 8वां आक्रमण कहां करेगा? सिक्का में। ये 8वां आक्रमण सिक्का। और 9वां आक्रमण कहां करेगा? मुल्तान में। यहां तक बात आई समझ में? कुछ भी नहीं, बस ये
अरोर याद रखना, अरोर राजधानी है सिंध की। वरना तुम लोग क्या लगेगा, क्या देवल में पहला टैक्स लगा रहा है तो हो सकता है देवल हो। मैंने बताया ब्राह्मणाबाद में फैमिली रहती है, तो आप लोग ऐसा भी लग सकता है कि ब्राह्मणाबाद हो, राइट, पर असलियत में राजधानी क्या है, तो राजधानी अरोर है। याद रख लोगे। ऐसे ही तो फंसते अपन कंपटीशन के एग्जाम में, राइट। कोई डाउट तो नहीं बेटा पूरी कहानी में? यहां तक कहानी समझ में आ गई है। इसने कब्जा कर लिया है। आखिरी कब्जा कहां हुआ है? मुल्तान में। मुल्तान अभी कहां पर है? किस देश में है मुल्तान? पाकिस्तान में। देखो जब ये मुल्तान तक पहुंचा मोहम्मद बिन कासिम, तो इसका सपना पूरा हो गया। इसने बोला कि मैंने पूरा सिंध जीत लिया है। मुल्तान में इसने अपने एक सेनापति, जिसका नाम अच्छा सा नाम है उसका, अबू हाकिम, अबू हाकिम, मतलब यहां पर आकर ठेठ इसने अपने सेनापति अबू हाकिम को बोला कि यहां तक तो मैंने जीत लिया है, अब तू एक काम कर कि बाकी भारत तू जीत ले। किसको बोला? अबू हाकिम को। इसको लगा कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, सिंध तो जीता ही है, भारत भी जीत ही लेंगे। पर अबू हाकिम को पता नहीं था कि यहां पर कौन बैठा हुआ है भारत में उस टाइम पे। तो उत्तर भारत का शासक था उस टाइम ललितादित्य मुक्तापीड। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड। बेटा जब तक टंग पर नहीं लेके आओगे तब तक याद नहीं होगा। लिख बाद में लेना, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं लिखना, पर कम से कम टंग पे लेके आओ, नहीं तो लिख भी लेोगे फिर समझ में नहीं आएगा कि यार क्या था यार। समझ रहे हो? कहानी को कहानी की तरह सुनो, तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोगों के फायदे के लिए ही है। मेरे को कोई इतनी मेहनत करने का शौक नहीं। अबू हकीम को मुल्तान से भेज रहा है कासिम कि आगे की विजय तू कर ले। पर इस समय उत्तर भारत में शासक कौन है? तो उत्तर भारत के शासक ललितादित्य मुक्तापीड। मुक्तापीड ये जो ललितादित्य मुक्तापीड है, इन्होंने लगभग ईरान को जीता है बाद में। ये लोग ये जाके मध्य एशिया को जीतते हुए ये तुर्की तक होके आएंगे बाद में। पर हमारा ऐसा किस्मत ऐसी रही या हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही कि हमको कभी इसके बारे में पढ़ाया नहीं है। आप लोगों ने कभी इनका नाम सुना है? ललितादित्य मुक्तापीड का। शायद अगर ये यूरोप में होते तो जितना यूरोप के लोग सिकंदर का सम्मान करते हैं ना, अलेक्जेंडर का, शायद यहाँ पे भारत में इनका सम्मान होता। मेरे को आप लोगों को इनको दोहराने की बोलना भी नहीं पड़ता, आप लोगों के जीबान पे इनका नाम होना चाहिए था। शायद मंदसौर में महाराणा प्रताप के बाद में एक और चौराहे पे इनकी तस्वीर भी होनी चाहिए थी, मूर्ति बनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत महान योद्धा थे। इन्होंने ये जो क्षेत्र है ना, ये कश्मीर और इसके ऊपर का जितना क्षेत्र देख रहे हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो क्षेत्र हैं, तुर्कमेनिस्तान, इनको जीता था इन्होंने। ये मरे भी तो ठंड से मरे, लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। भारत चीन से हारा युद्ध में, राइट। आप लोगों ने सुना होगा ना 1962 का युद्ध चीन से हम हारे थे। भारत और चीन के बीच में कितने युद्ध हुए हैं? कितने युद्ध? एक 1965 के करीब भी शायद थोड़े बहुत ऐसी मुठभेड़ हुई थी, पर मुठभेड़ ना मानो और युद्ध की तरह युद्ध को गिनो तो कितने युद्ध हुए हैं भारत और चीन के बीच में? आप लोगों को एक ही लगता होगा कि 1962 का युद्ध हुआ था जिसमें हम हार गए थे, पर इतिहास उठा के देखोगे तो भारत और चीन के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें एक हम हारे हैं, 2 हम जीते हैं। और 2 किसके कारण जीते हैं? तो ललितादित्य मुक्तापीड के कारण। उन्होंने पहले चीन की सेना को हराया, फिर चीन की सेना की हेल्प से तिब्बत को हराया। उनका बहुत महान, बहुत बड़ा साम्राज्य था, समझने की बात है। और अबू हाकिम अब उनसे लड़ने के लिए जा रहा है सेना लेके। अबू हाकिम जितनी बड़ी सेना लेके गया है, उसका एक सैनिक भी वापस लौट के नहीं आया। इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। ये जैसे अंदर घुसे हैं और एक एक सैनिक को काट दिया गया। किसके द्वारा? ललितादित्य
मुक्तापीठ, इतने महान शासक थे। आए बात बेटा समझ में? यहां तक खेल हो गया, आपने पूरी कहानी समझ ली, कारण क्या था, कैसे आगे बढ़े, कैसे खत्म हुए। अब आपको देखना है कि मोहम्मद बिन कासिम मरा तो मरा कैसे। तो इसके दो कारण हैं, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के दो कारण हैं, आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं। इसके आक्रमण समझ लिए, आक्रमण का कारण समझ लिया है बेटा। अभी तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को, कि अभी तक मैंने जितना समझा है उसमें कुछ डाउट हो, ऐसा कुछ है? कुछ भी डाउट है? नहीं है? हाँ बेटा, अब देखो समझने की कोशिश करना, समझ लोगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल हज्जाज का दामाद है कौन? कासिम। अल हज्जाज का दामाद है कासिम। ससुर अपने दामाद से प्यार करता है, दामाद का सम्मान करता है ना, बेटे से ज्यादा करता है। कि दामाद जी आए हैं, बेटा तो कुछ भी खा लेगा, अभी दाल बाटी बनाओ, होता है? तो दामाद से प्रेम है, प्यार है, दामाद से बहुत प्यार है। समझने की कोशिश करना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को मारा क्यों है। अल हज्जाज को किस खलीफा ने गवर्नर बनाया? किसने बनाया था? वाहिद या वाजिद ने। तो वाहिद या वाजिद से भी तो प्यार करता होगा अल हज्जाज। अरे भैया मैं तुम लोगों को यहाँ गवर्नर बनाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। तो ये वाहिद या वाजिद से प्यार करता है, वाहिद या वाजिद। प्यार मतलब लड़का लड़की का ही प्यार नहीं होता बेटा, है ना। प्यार मतलब माता पिता का भी हो सकता है, पिता बेटे का भी हो सकता है, दामाद और उसकी फैमिली का भी हो सकता है, लड़की की फैमिली का, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करना। अभी इसको वाहिद खलीफा से प्रेम है तो इनडायरेक्टली वाहिद को इसके दामाद से कासिम से भी लगाव होगा ना, कि इसको खलीफा बनाए रखने में यही तो हेल्प करते होंगे। इतनी बात आ रही है समझ में? यहां तक कुछ भी डाउट है क्या? नहीं है। अब एक चीज बदली, यहां पे एक शासक है सुलेमान, क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान हत्या कर देगा वाहिद या वाजिद की। सुलेमान किसकी हत्या कर देगा? वाहिद या वाजिद की। और जब सुलेमान इसकी हत्या करेगा तो इसकी हेल्प के लिए कौन आया होगा? अल हज्जाज आया होगा। अब सुलेमान को अल हज्जाज से प्रेम होगा क्या? नफरत होगी कि नहीं होगी? होगी, सीधी सी बात है। और जब उसको इससे नफरत है तो इससे प्रेम हो सकता है क्या? लगाव हो सकता है क्या? इससे भी नफरत है। तो दो कारण है। पहला कारण तो आपको ये समझ में आ गया कि जब वाहिद या वाजिद खलीफा की हत्या सुलेमान ने कर दी और हत्या करने के बाद में वो क्या करेगा? मोहम्मद बिन कासिम को बुलाएगा। और मोहम्मद बिन कासिम को ऐसे बुलाएगा कि कुछ नहीं, मिलने के लिए बुला रहा हूं, तो दोस्त थे, आजा इनाम दूंगा। शासक बदल गया ना, शासक बदल गया तो आके तुम क्या मेरे को नमस्ते नहीं करोगे क्या? नमस्ते तो करना पड़ेगा, नया शासक आया है तो ये बुलाएगा इसको, मोहम्मद बिन कासिम को, सुलेमान। और सुलेमान इसको फाड़ के इसके शरीर में भूसा भरवा देगा। क्या करेगा? इसको काट, पहले ऐसे ही चलता था, ऐसे नॉर्मल नहीं फांसी देता, ऐसा नहीं चलता था, मिसाल कायम करते थे। और मिसाल कैसे कायम करा? इसको काट के इसके शरीर में भूसा भरवा दिया। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी सुनो। सारा झगड़ा किसके पीछे हुआ था? जहाज के पीछे। और जहाज में कौन था? बेटा सुन लो, है ना, डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारे कारण। जहाज में कौन था? नाबालिग लड़कियां थी। मेन मुद्दा क्या था? लड़कियां थी। एक कारण तो ये समझ में आ गया ना, पहला कारण आपका ये था। दूसरा कारण समझने की कोशिश करना। मेन सारी लड़ाई का कारण नाबालिग लड़कियां थी।
मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि अभी 2 नाबालिग लड़कियां पकड़ाई है। क्या नाम है? सूर्यामल और परिमल, याद है? अब मोहम्मद बिन कासिम क्या कर रहा है? बोले कि सारी लड़ाई का कारण ये नाबालिग लड़कियां ही थी ना, मैं राजा की जो नाबालिग बेटियां हैं उसको गिफ्ट कर रहा हूं। अब नाबालिग लड़कियां ही चाहिए थी, तो मैं राजा की नाबालिग बेटियों को गिफ्ट कर रहा हूं। किसको गिफ्ट कर रहा हूं? तो यहां पे जो खलीफा है उसको। खलीफा तो बदल गया है। खलीफा कौन हो गया है अब? सुलेमान। बैठ जाओ बेटा आके। हाँ, नेक्स्ट टाइम है ना, मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा, है ना, ग्रुप में डालूंगा। जब तक ग्रुप में डालूंगा तब तक मत देखा करो, ठीक है? लगा हुआ है, अच्छा था वो। यहां तक आ रही बात समझ में? अभी खलीफा बदल गया है। खलीफा का नाम क्या है? सुलेमान। और कासिम गिफ्ट करवा रहा है नाबालिग लड़कियां। किसको? सुलेमान को। पर ये लड़कियां जो सूर्यामल और परिमल है, और परिमल दोनों नाबालिग बच्चियां हैं। दाहिर का गुस्सा कि नहीं छोटी छोटी बच्चियों पे उतार रहा है, समझने की कोशिश करना। और जब ये सुलेमान को भेजेगा ये दोनों बच्चियां, तो बच्चियों को पता है कि मेरे पापा की हत्या करी इनने, मेरी माँ की हत्या करी है, मेरे काका को मारा है, हमारे यहाँ पे कत्लेआम करा है। मोहम्मद बिन कासिम ने, बदला तो लेना पड़ेगा, चाहे मैं अपने हाथों से ना मार पाऊं पर बदला तो लेके रहूंगी। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां सोच रही है। उन्होंने दिमाग लगाया। वो जैसे ही प्रस्तुत करा कासिम ने कि ये आपके लिए गिफ्ट है, ये छोटी छोटी बच्चियां मामूली नहीं है, आप इनसे शादी करो। और ये कौन है? तो ये खुद दाहिर की बेटियां हैं। नाबालिग की चाहिए थी, नाबालिग है दोनों। तो ये दाहिर की बेटियां जब सुलेमान के दरबार में खड़ी होगी तो एक बात बोलेगी। ये दोनों लड़कियां बोली कि आपसे मिलाने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कोमार भंग कर दिया, मतलब हमसे पहले ही शादी कर ली है इसने। आपके पास में लेके आया उससे पहले ही हमसे शादी कर चुका है, हमसे मिल चुका है, हमारा कोमार भंग कर चुका है। अब सुलेमान सहन करेगा क्या? हाँ बेटा, हाँ दोनों बेटा देवियां है ना, समझने की कोशिश करना। बेटा हमारे लिए बहुत बड़ी वीरांगना है ना। वहां कितने, अभी अपन वो शांति काल में रह रहे हैं ना, तो अपन लोगों को चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर समझने की बात है वहां पे कितनी लाशें गिरी होगी। हमारे यहाँ पे घर में किसी की मौत हो जाती है तो हम इतना रोने लग जाते हैं, यहाँ पे पूरे घर के घर उजड़ रहे हैं, है ना। किसी के बाप मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, किसी की बहन मर रही है। हम अपने ऊपर लेके सोच के देखें एक बार, तो एहसास हो जाएगा कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। जो एक समय पे प्रिंसेस बन के घुमा करती होगी छोटी छोटी बच्चियां, उसके पिताजी को मार दिया धर्म के नाम पे, उसके काका को मारा, उसकी माँ को मार दिया, उसके भाई को मुसलमान बनना पड़ा, उसका पूरा साम्राज्य छीन लिया उनसे, और अब उनको गिफ्ट कर रहे हैं छोटी छोटी लड़कियों को, किले रख ले। सहन करने जैसी बात थी क्या? तो उन्होंने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि हमारा कोमार भंग कर दिया। झूठ था ये। और अब सुलेमान क्या करेगा? सुलेमान फिर से वही करेगा कि जब भैंस को काटते हैं ना, पाड़े को, तो पाड़े का जो मांस रहता है, जो उसकी चमड़ी रहती है, बहुत नरम रहती है पाड़े की। जब काटा जाता है तो मांस बहुत नरम रहता है। तो क्या करेंगे? मोहम्मद बिन कासिम को खड़ा रखेंगे, उसको पाड़े का मांस पहनवाएंगे, ताजा मांस, और उसको सिल देंगे। सिलने से क्या होगा बेटा? धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे मांस सिकुड़ेगा, और जैसे जैसे मांस सिकुड़ेगा वैसे वैसे मोहम्मद बिन कासिम कसाता जाएगा, और कसा कसा के धीरे धीरे कुत्ते की मौत मरा मोहम्मद बिन कासिम। और इससे बुरी मौत क्या हो सकती थी? नाबालिग लड़कियों को गिफ्ट कर रहा था ना, ऐसे गिफ्ट मिला फिर उसको। धीरे धीरे बिल्कुल दब दब के मरा। फिर भी सुलेमान मारा नहीं, फिर से उसको मारा, उसको कटवाया, और फिर क्या करा? शरीर में भूसा भरवा दिया। 2 कहानियां हैं आपके सामने, पर दोनों में एक चीज तय है कि मार के भूसा तो भरवाया था।
ये कहानी थी मोहम्मद बिन कासिम की। समझ में आई बेटा? अच्छी लगी? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके कारण जो परिवर्तन आया वो देखते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मतलब कुल मिला के सिंध पे इस्लामिक आक्रमण के बाद में कब्जा तो हो गया है मुस्लिमों का, इतनी चीज तो आ गई ना समझ में। अब उसके प्रभाव क्या क्या हुए, प्रभाव देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक चीज और बेटा ध्यान रखना कि अपन उस युग में जी नहीं रहे हैं, है ना। अपन उस युग में जी नहीं रहे हैं, उन पे जो बीती है वो अपन सह नहीं सकते, है ना। अपने जरा सा कुछ काट जाता है तो उसमें अपन रोने लग जाते हैं, मम्मी है नहीं। अपन तो इतने नाटक करते हैं कि मम्मी तरोई की सब्जी बनी है, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैगी खाऊंगी, करते हो। छोरे भी करते, पापा बुलेट नहीं दिलाओगे तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं, कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं तो बिना गाड़ी के जाऊंगा ही नहीं, साइकिल से क्यों जाऊं, करते हो नाटक। इन्होंने क्या सहा है बेटा, अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे टाइम पे उस चीज का मजाक बनाना गंदी बात होती है। तुम बच्चे हो इसलिए समझा रहा हूं, है ना। अपन उस जगह रह के देख नहीं सकते, राइट। प्रभाव क्या क्या हुआ, प्रभाव देख लो बेटा इसका। पहला प्रभाव लिखना, तुम लोगों ने अरब का क्षेत्र देखा है, सऊदी अरब, दुबई वगैरह के लोग देखे हैं, वीडियोस में तो देखे होंगे, तुम गए तो नहीं हो, इतना तुम्हें पता है। मैं तुमको अरब का क्षेत्र बोल रहा हूं, मतलब तुमसे उम्मीद थोड़ी रख रहा हूं कि तुम गए होगे। मैं नहीं गया, तुम्हारा मास्टर नहीं गया, तुम क्या जाओगे। क्या 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 नजर आता है वहां पे, खाते क्या है वो लोग सबसे ज्यादा, उनका प्रिय चीज खाने में क्या है, नॉनवेज को छोड़ के बताना, क्या खाते हैं वो सबसे ज्यादा है। क्या खाते, तेज बोलना, क्या खाते हैं दुबई अरब के लोग, क्या खाते हैं सबसे ज्यादा। अभी टाइम बेटा, टाइम लगेगा, बाद में आना है ना, 10-15 मिनट तो लगेंगे बेटा, है ना। चलो, क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो पहली चीज सोच के देखो, कुछ तो बताओ कि क्या लगता है क्या खाते होंगे। आप लोगों ने खजूर खाते हुए देखा है, अरबों को हर चीज में उनको खजूर चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, सिंध में खजूर की खेती हो रही है, क्या की खेती हो रही है, खजूर, खजूर की खेती बढ़ रही है। दूसरी चीज वहां पे सबसे ज्यादा किस जानवर का यूज होता है, इतना तो पता होना चाहिए। अब इसमें भी चुप बैठे हो कि हाँ किसका होता होगा, रेगिस्तान में हाथी चलते होंगे, चलते हैं, किसका यूज हो रहा है, ऊंट का यूज। तो अब सिंध में ऊंट का यूज बढ़ रहा है, खजूर के पौधे उगने लगे हैं, राइट। और क्या क्या हो रहा है, और चीज देखो, समुद्र से व्यापार भी बढ़ रहा है। ये क्षेत्र है तो यहां पे जब कब्जा हो जाएगा पूरे में, तो समुद्र से व्यापार करना आसान होगा। सब मुसलमान 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 है, तो सिंध के क्षेत्र में प्रभाव बता रहा हूं ना, सिंध में क्या प्रभाव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सामुद्रिक व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। क्या हो रहा है, सामुद्रिक व्यापार बढ़ रहा है। चौथी चीज देखो, एक मुद्रा चलती है वहां, दिरहम, नाम सुना है, दिरहम। ये दिरहम का प्रचलन अब का होगा, सिंध में भी होने लग जाएगा। ये तांबे की मुद्रा है, तांबे की बनी हुई मुद्रा है, ये सिंध में भी प्रचलन होगा। साथ में बाद में राष्ट्रकूट भी इसका उपयोग करेंगे। द्वारा उपयोग, यहां तक समझ में आ रहा है। और क्या हो रहा है, अपने लोग विद्वान थे, भारत के लोग, अपने यहां बड़े बड़े महाविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, है ना, ओदांतपुरी, विक्रमशिला। तो अपने लोग समझदार तो बहुत थे, तो समझ का यूज करेंगे। मैथ सबसे ज्यादा किसको आती थी उस टाइम पे, भारत के लोगों को, तो ये गणित सीखेंगे अपने से।
क्या सीखेंगे? गणित सीखेंगे। और गणित में क्या सीख रहे हैं? तो वर्गमूल, घनमूल, उनको आता नहीं था, ये ध्यान रखना, ये अपने से सीख रहे हैं। ये अरब के लोग अपने से सीखेंगे और बाद में यूरोप को सिखाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली यूरोप को किसने सिखाया है? भारत ने। उनको गणित कौन सिखा रहे हैं? हम सिखा रहे हैं, और आज वो हमसे आगे निकल गए। एक और चीज है, ये दोनों नहीं पूछेगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर कुछ बहुत ज्यादा एमपी होगा तो मैं आप लोगों को बताया करूंगा। तो एक और चीज है दशमलव। दशमलव, दशमलव, दशमलव मतलब समझते हो? ये लगाते हो ना? वो दशमलव अरबों ने भारत से सीखा, और आज भी जब आप अरब में जाओगे तो आपको दशमलव बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आप क्या बोलोगे? वहां हिंद सा। क्या बोलोगे? हिंद सा। मतलब जो चीज उसने हिंद से सीखी हो या हिंदुओं से सीखी हो। तो दशमलव को अरबों ने क्या बोला है? हिंद सा। और यही क्वेश्चन आता है बार बार कि दशमलव को अरबों ने किस नाम से बुलाया है? तो आप लोग क्या बोलोगे? हिंद सा। यहां तक आई बेटा बात समझ में? कोई डाउट है? और देखते हैं कि क्या क्या हुआ। ये तो मैंने आप लोगों को चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें हुई है। अरब लोग आना भी तो चालू करेंगे, फिर यहाँ पे आना चालू करा तो उन्होंने यहाँ की बुक्स को देखा। कौन कौन सी बुक्स को देखा उसको देखना। 6th पॉइंट, उन लोगों ने एक बुक देखी जिसका नाम था पंचतंत्र। आप लोगों ने देखा होगा, पंचतंत्र की कहानियां बहुत फेमस है। तो अरब लोग एक बुक देख रहे हैं जिसका नाम क्या है? पंचतंत्र। और उसके लेखक कौन है? बताओ बेटा। किसी को याद है पंचतंत्र के लेखक कौन है? उनका नाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। विष्णु शर्मा का ये जो पंचतंत्र है, इसका अरबी में अनुवाद होगा। अरब के लोग पढ़ पाएंगे क्या संस्कृत को? पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो अनुवाद करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको संस्कृत भी आती हो और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको अरबी भी आती हो, तो उसको लिख के और उसको ट्रांसलेट कर सकता है, राइट? ताकि अरब के लोग भी इतनी अच्छी किताब को पढ़ सकें। तो ट्रांसलेशन हो रहा है, ये भी मोस्ट आईएमपी आप लोगों के लिए। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम है इब्न अल मुकल्फा। टंग पे लिखा हो, क्या बोलोगे? इब्न, साथ में बोलो, इब्न अल मुकल्फा। और बुक का नाम है कलील, बोलो कलील ए दिमन्ना। ऐसे टंग पे लेके आओ। अनार का, आम का, जैसे सिखाते हैं ना, क्योंकि अरबी नाम है। आप लोग आते हैं क्या ऐसे नाम? मेरे को पता है कि आप लोगों को नहीं आते, इसलिए कोशिश करता हूं कि आप लोग टंग पे लेके आ सको, है ना। तो पंचतंत्र का अनुवाद हो रहा है, कौन कर रहा है? इब्न अल मुकल्फा कर रहा है। और किस नाम से कर रहा है? कलील। कलील ए दिमन्ना। यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना बेटा? तो नाम बोल के बताओ फिर, अगर समझ में आ रहा है ना तो नाम बोलो। कौन कर रहा है पंचतंत्र का अनुवाद अरबी में? इब्न अल मुकल्फा। किस नाम से कर रहा है? कलील। ये याद करना होमवर्क है तुम लोगों का। 7वां, एक भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत, उसका भी अनुवाद हो रहा है। उसका अनुवाद करने वाले का नाम है अल फजारी। क्या नाम है? अल फजारी, जो सिंध हिंद के नाम से कर रहा है इसका अनुवाद। क्या है कि सिंध हिंद।
हिंद के नाम से इसका अनुवाद कर रहा है। यहां तक कोई डाउट है? चीजें समझ में आ रही है? ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद अल फजारी सिंध हिंद के नाम से कर रहा है। ब्रह्मगुप्त का एक और भी है, खंड खांड। ब्रह्मगुप्त की एक और पुस्तक है, खंड खांड। इसका अनुवाद जो कर रहा है उसका नाम क्या है? इब्राहिम पिंजरी। पिंजरी। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? कुछ नहीं, बस नाम है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है, जो कंपटीशन की एग्जामों में आते हैं। इसके अलावा 3 और फैक्ट्स हैं और आप लोगों को बता देता हूं, फिर आज की क्लास अपन खत्म करेंगे ना। आप लोग ये आराम से लिख लेना, मैं 2 दिन में आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा। आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो लिखोगे फिर समझ में नहीं आता है क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? ध्यान इधर भटकता है, फिर इधर आता है, फिर क्या समझा है वो चीज समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ अभी ध्यान दो। यहां पे आगे बढ़े बेटा। अब मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई, मेरे को सपना आया था क्या कि रात को सपना आया, वो सपना मैंने अगले दिन आके आप लोगों को सुना दिया। कल फिर एक सपना आएगा, मैं फिर एक सपना सुना दूंगा। मेरे को ये चीजें कैसे पता चली? कैसे पता चली बता? पढ़ के? तो जिसने किताब लिखी उसको सपना आया था क्या? उसने भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, उस जमाने की कोई सी किताब पढ़ी होगी। तो ये जितनी बेटा मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई है, ये आपको सारी जानकारी मिलती है चचनामा से। कहां से मिलती है? चचनामा। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, चचनामा। और ये जो चचनामा नाम है ना, ये जो चचनामा नाम है बेटा, ये दाहिर के भाई का नाम था, चाच। दाहिर के भाई का क्या नाम था? दाहिर के पिता का नाम क्या था? चाच। चाच, ये दाहिर के पिता का नाम था, के पिता। उनके नाम पर है बुक चचनामा, चाच के नाम पे है बुक चचनामा। इससे अपने को ये सारी जानकारी मिली है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि सिंध के इतिहास की जानकारी किस बुक से मिलती है, तो आप लोग क्या बताओगे? चचनामा। फिर आप लोगों से पूछे कि चचनामा किस भाषा में है, तो आप लोग बताओगे अरबी में। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में है। फिर आप लोगों से कोई पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे आपको कि चचनामा का लेखक कौन है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या आंसर लगाओगे? क्या लगता है चचनामा का लेखक कौन है? किसी को आता है चचनामा का लेखक? मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि कोई है ही नहीं। चचनामा का लेखक अज्ञात है। लेखक अज्ञात, मतलब किसी ने लिखी हुई बुक मिल गई पर उसमें ऑथर का नाम ही लिख रखा है कि भैया मैंने लिखी है, मेरा नाम ये है, मैं यशनगर मंदसौर में रहता हूं। कुछ नहीं लिख रखा उसने, कुछ भी नहीं। सिर्फ कितना बता रखा है कि बुक है, अरबी में लिखी हुई, क्योंकि अपने को लिखा हुआ तो पता चल गया किस भाषा में, और लेखक अज्ञात है। पर फिर भी कई बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो देख लेना कि एक कूफी है, नसरुद्दीन कुवाचा के समय, जब अपन कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे ना, पढ़ा था तो अपने मैंने नसरुद्दीन कुवाचा बताया था। तो नसरुद्दीन कुवाचा के समय कुवाचा एक लेखक है, कूफी। कूफी
वो इसका फारसी में अनुवाद कर रहा है। क्या कर रहा है उसने? फारसी में अनुवाद वाद किया। बहुत सारे लोग इसी को आंसर लगा के आ जाते हैं कि चचनामा का लेखक कौन है, तो आप लोग क्या कूफी को मत लगाना, अज्ञात लेखक है। कूफी ने तो फिर अनुवाद करा है फारसी में। मेरे बच्चे नेक्स्ट दिन मेरे से आके बोल रहे थे नीमच के कि सर वो आपने बताया था ना लेखक अज्ञात है, हमको लेखक मिल गया। मैंने कहा बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाम बताओ। तो बोला हमने कूफी। मैंने कहा कूफी नहीं है, उसने तो अनुवाद करा है। और कूफी बोलता है बकायदा कि मेरे को एक बुक मिली थी और उसमें सिंध का इतिहास था, अरबी में लिख रखी थी, मैं उसको फारसी में लिख रहा हूं। उसने अपने मुंह से बोला है, उसने नहीं लिखी है बुक। इस चीज का बेटा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस गलत मत करना। और जान लो तो इसके बारे में एक और चीज है कि अकबर के समय मीर मोहम्मद मासूम ने इसका अनुवाद करवाया। अकबर के समय मीर मोहम्मद मासूम ने इसका अनुवाद करा। मीर मोहम्मद मासूम ने अनुवाद करा। और एक खलीफा है मोहम्मद हारुल, खलीफा मोहम्मद हारुल। इस खलीफा मोहम्मद हारुल के समय बहुत बड़ी मात्रा में जो सिंध के हिंदू और बौद्ध लोग हैं ना, उनको नौकरियां मिली। बड़ी मात्रा में बौद्धों को नौकरी दी है इसने। में गैर मुस्लिमों को नौकरी दी, मुस्लिमों को नौकरी दी। क्या कर रहा है? बड़ी मात्रा में गैर मुस्लिमों को नौकरी दे रहा है ये। और इसमें एक बरम का है, नाम लिख लो कुछ, बरम का। इसको तो उसने पीएम तक बना दिया अपना। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री तक बना दिया अपना। अच्छा, क्या बना दिया? पीएम तक बना दिया। और कुछ नाम है, धन, मनक, सिंधबाद, मनक, सिंधबाद, और मल्ल और बाजीगर। हाँ, वो गाने वाला है बाजीगर, है ना। इसको भी खलीफा क्या कर रहा है? नौकरी दे रहा है। इतने सारे गैर मुसलमानों को नौकरी दे रहा है, ऊंचे ऊंचे पद दे रहा है। मतलब कभी पूछ ले कि यार मोहम्मद हारुल है वो किस तरह का खलीफा है, तो बहुत उदार खलीफा है। उसने बहुत सारे गैर मुसलमानों को नौकरी दी है। दो और चीजें हैं छोटी छोटी, उनको भी जान लो कि एक अबू मासिर है। कौन है? अबू मासिर। अबू मासिर जो है वो बनारस में ज्योतिष का ज्ञान लेने के लिए आएगा। हाँ, बनारस में ज्योतिष का ज्ञान लेने आया। बिल्कुल मिलता है। आया बनारस में ज्योतिष का ज्ञान लेने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? अबू मासिर। नेक्स्ट है मुल्तान को डेवलप कर रहा है। मुल्तान क्या हुआ? डेवलप हुआ। मुल्तान को डेवलप किया यहाँ के शासकों ने। मतलब जीतने के बाद में मुस्लिम शासक क्या क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव है वो बता रहा हूं। कहां पर? सिंध में, सिर्फ सिंध में।
और एक मंसूरा शहर बसाया। मंसूर से याद रख लेना, मंसूर मंसूरा, मंसूरा शहर बसा रहे हैं, मंसूरा शहर बसाया, बसाया, मंसूरा शहर बसा रहे हैं, बाद में राजधानी बनेगी। बनी, बाद में क्या हुआ, राजधानी बनी। और एक लास्ट और चीज है, अल महफूजा शहर बसाया। यहां है क्या जगह कोई सी? चौथा पॉइंट लिख लो, 14 पॉइंट, अल महफूजा। महफूज करना, इससे रिलेटेड नाम है अल महफूजा। अल महफूजा शहर इन्हें डर के मारे बनाया था। वो डर किससे था? तो गुज्जर प्रतिहारों से डर था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कासिम से पहले जो आक्रमणकारी थे उनको गुज्जर प्रतिहारों ने कैसे मारा था, है ना। उसमें नागभट्ट था, मिहिर भोज था, नागभट्ट तिथि था, तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार लगाई थी। तो उनसे, क्योंकि इनको डर लगता था इस्लामिक आक्रमणकारियों को, इसलिए अल महफूजा शहर बसाएंगे, बसाया। किनसे? गुर्जर प्रतिहारों के डर से, प्रतिहारों के डर से। ठीक है, अभी कोई डाउट है जितना पढ़ा है उसमें? ठीक, थैंक यू सो मच बेटा। थक गए?